नमस्कार सभी दोस्तों को नमन प्रणाम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां कि आपका यूट्यूब चैनल पीसी सांचौरी परिवार की सदस्य संख्या बढ़कर के 2200 हो गई है। आप इसी प्रकार सहयोग देते रहिए और इस ज्ञान की बेल को, ज्ञान की गंगा को बढ़ाते रहिए। अपने स्टेटस की शोभा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते हुए आपको इस ज्ञान की बेल को, इस अंधेरे को मिटा करके प्रकाश को लाने में आप महती भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए आप साधुवाद, आभार, धन्यवाद। हम राजस्थान के भौतिक अध्ययन को पढ़ रहे थे और मानचित्रों के माध्यम से पढ़ रहे थे, जो तोता मैना की तरह रटना नहीं है। बिल्कुल हमें एक मानचित्रों के माध्यम से राजस्थान का अध्ययन कैसे किया जाए और राजस्थान की ज्योग्राफी को इस मानस पटल पर, ये जो हमारा जो मानस पटल है, हमारा मस्तिष्क है, इस पे अमिट छाप के रूप में किस प्रकार के पढ़े, ऐसी व्यवस्था हमने मानचित्रों के माध्यम से की है। और एक साधारण से श्याम पट पर, एक व्हाइट बोर्ड पर हमने आपको एक एक मानचित्र का भाग खोल करके बताया है। हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा। पश्चिमी मरुस्थल का अध्ययन कर चुके थे, मध्य अरावली कर चुके थे, पूर्व का मैदान कर चुके थे। अभी हम आए हैं, वो है हमारा दक्षिण पूर्व का पठार। अभी हम जो पढ़ेंगे वो है दक्षिण पूर्व का पठार। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो दक्षिण पूर्व का पठार। देखो, दक्षिण पूर्व का पठार और पहले इससे पढ़े थे हम पूर्व का मैदान। इनको जो अलग करने की सीमा है वो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो हमारे चित्तौड़गढ़ के बेंगू से प्रारंभ होती है। बेंगू से प्रारंभ होती है। बेंगू के बाद में ये कोटा के उत्तरी भाग, कोटा के उत्तरी भाग के ये बूंदी के सतुर से चलती है, बूंदी के सतुर से, सवाई माधोपुर से और करौली के सपोटरा से चलती है, करौली के सपोटरा से चलती है। और ये जो मिलन है ये इधर अरावली और इधर विंध्याचल पर्वतमाला का विलन कहा जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल है, इसे कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से शुरू होकर के ये जो हाड़ौती के पठार से आगे लगा करके बुंदेलखंड तक फैला है। बुंदेलखंड तक फैला है। बुंदेलखंड में यहां कई कगार दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, वहां तक हाड़ौती का पठार फैला है। लेकिन राजस्थान में ये मूल रूप से तो 4 जिलों में, लेकिन इनके अलावा थोड़े थोड़े और जिलों के भाग में भी है। कुल मिलाकर के 7 जिले होते हैं। देखो, ये जो हम जिसे दक्षिण पूर्व का पठार का अध्ययन कर रहे थे, दक्षिण पूर्व पठार के अध्ययन में यहाँ एक जिला पड़ता भीलवाड़ा, यहाँ हमारा जो चित्तौड़गढ़ की रावतबाड़ा तहसील और यहाँ बांसवाड़ा। तो सबसे पहले जो उत्तर पूर्व के पठार में जिला हम कहेंगे वो आता है 12 के बाद में दूसरा जिला आता है झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में आता है तीसरा जिला आता है कोटा के बाद में जो जिला आता है बूंदी। ये 4 हाड़ौती पठार के जिले हैं और महत्वपूर्ण जिले हैं। इसके अलावा 5वां हमारा जिला है जो बांसवाड़ा का उत्तरी पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में कौन सा? दक्षिण पूर्व बांसवाड़ा, क्योंकि ये मालवा पठार का भाग है। फिर 6 नंबर पे चित्तौड़गढ़ की रावतबाड़ा तहसील, और 7 नंबर पे जब आता है तब भीलवाड़ा की ऊपरमाल का जो पठार का भाग है वो आता है। इस प्रकार ये 7 जिले दक्षिण पूर्व के पठार में सम्मिलित किए जाते हैं। इन 7 में से भी 12 झालावाड़, कोटा, बूंदी ये हाड़ौती के पठार के भाग है। देखो, जब हमारा पठार, एक होता है पठार, हम पढ़े थे पठार, और एक हम पढ़े थे मैदान। मैदान समतल होता है और पठार से नीचे होता है, और इसमें हमेशा नवीन मृदा का बिछाव होता है, हमेशा नवीन मृदा
नदियों के द्वारा डाल दी जाती है, जबकि पठार मेज की भांति उठा हुआ है, अपने आसपास के स्थानों से मेज की भांति और ऊपर से समतल होता है, लेकिन उठा हुआ भाग होता है और समतल होता है मेज की भांति, उसे कहते हैं पठार। इसलिए ये पठार है। और ये पठार जो हमारा कहलाता है मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व के पठार को हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं। यदि इसे मूल रूप से हाड़ौती का पठार कहा जाता है तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। और हाड़ौती का पठार होने के कारण यहाँ चौहान साम्राज्य था और चौहानों का राज होने के कारण ये हाड़ौती के चौहान कहलाए, हाड़ौती के चौहान कहलाए। और यहाँ हाड़ाओं का राज होने के कारण ये हाड़ौती कहलाए, हाड़ाओं का राज था। और हाड़ाओं के बाद में कालांतर में चौहानों का राज होने के कारण ये हाड़ा चौहान कहलाए। तो इस प्रकार ये हाड़ौती का पठार कहलाता है। अब बात आती है कि ये हाड़ौती का पठार किसका भाग है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ऐसे प्रायद्वीपीय पठार, मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार में आता है, मेघालय का पठार, और बीच में गैप आ जाता है और गारो गैप के नाम से अलग जाना जाता है। और इधर ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये सतपुड़ा विंध्याचल पर्वतमाला के द्वारा सीमांकित है। और सतपुड़ा और विंध्याचल के पार जो पठार है वो है मध्य प्रदेश का मालवा का पठार। और इस मालवा के पठार का उपभाग है वो हमारा दक्षिण पूर्व का पठार, यहां हाड़ौती का पठार है। तो हाड़ौती का पठार है वो मालवा के पठार का उपभाग है, मालवा के पठार का उपभाग है, मालवा के पठार का उपभाग है। तो इस प्रकार हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का उपभाग है। और ये एक दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। पृथ्वी की 3 परतें मानी गई है और सबसे बाहर वाली जो परत है उसे हम कहते हैं सियाल, मध्य वाली परत है उसे हमें कहते हैं सीमा, और आंतरिक जो परत है उसे हम कहते हैं निफे। यानी सिलिका एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, सिलिका मैग्नीशियम की अधिकता होती है, निकिल और फेरस की अधिकता होती है। फेरस यानी लो है इसका, लो ऑक्साइड। तो ये लो ऑक्साइड के कारण ही काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी क्योंकि कालांतर में पृथ्वी के गर्भ से लावा फूटने के कारण वो पृथ्वी के धरातल पर फैल गया और जिसके कारण काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये काली मिट्टी इसी प्रकार फैली हुई है और ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर फैली हुई है। और प्रायद्वीपीय भारत के मालवा पठार पर और हाड़ौती पठार पर भी काली मिट्टी का साम्राज्य है, काली मिट्टी फैली हुई है। काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है कपास, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसमें गन्ना भी होता है, इसमें अफीम भी होता है, अफीम, और इसमें सोयाबीन भी होता है। कपास, गन्ना, अफीम, सोयाबीन, और ये मसालों के लिए जानी जाती है, मसालों के लिए जानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक अफीम है वो चित्तौड़गढ़ जिला पैदा करता है, इसी कपासी मिट्टी के कारण, इसी काली मिट्टी के कारण चित्तौड़गढ़ जिला। और भारत में सर्वाधिक मंदसौर जिला है वो अफीम पैदा करता है, मंदसौर जिला, क्योंकि मंदसौर जिला मालवा का पठार का भाग है। और राजस्थान में सर्वाधिक, भारत में चित्तौड़गढ़ जिला कह दिया जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। भारत में सर्वाधिक का मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला पैदा करता है, लेकिन राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला सर्वाधिक अफीम पैदा करता है। और विश्व में सर्वाधिक अफीम है वो अफगानिस्तान में होता है। और अफगानिस्तान का सारा आतंकवाद, उग्रवाद वहां अफीम की खेती पर पनपा है। तो इस प्रकार चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान का सर्वाधिक अफीम पैदा करता है। सोयाबीन मालवा के पठार के कारण ही सोयाबीन होता है और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। और भारत का 50% सोयाबीन मध्य प्रदेश पैदा करता है, भारत का 50% सोयाबीन मध्य प्रदेश पैदा करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पैदा करता है। तो ये सोयाबीन भारत का सर्वाधिक मध्य प्रदेश पैदा करता है। तो काली मिट्टी में क्या होता है, सोयाबीन होते हैं। अफीम का बता दिया। बूंदी के आसपास में हमारा गन्ना उत्पादन किया जाता है और यहाँ कपास भी होती है। 12 को मसालों का प्रदेश कहा जाता है और यह हाड़ौती का पठार पूरा मसालों का प्रदेश कहलाता है। यहाँ सर्वाधिक धनिये, लहसुन ये होते हैं। और झालावाड़ में, राजस्थान के झालावाड़ को
नागपुर कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर में सर्वाधिक संतरे पैदा किए जाते हैं। तो ये कुल मिला के हाड़ौती का पठार है वो एक उपजाऊ मैदान है, जिसके अंदर उपजाऊ पठार है, जिसमें कपास, गन्ना, अफीम, सोयाबीन और मसालों के लिए यह जाना जाता है। इस प्रकार इस विशेषता के अलावा इसमें सक्सेना के अनुसार हाड़ौती के पठार को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन इसे यदि मोटे तौर पे अध्ययन की दृष्टि से हमें करें तो हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा हाड़ौती के पठार की जो विशेषता है उसका हम अध्ययन करते हैं एक एक करके। हाड़ौती के पठार की क्या विशेषता है? देखो, हाड़ौती का पठार राजस्थान में आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। यहां 80 सेंटीमीटर वार्षिक से लगा करके 120 सेंटीमीटर वार्षिक होता है। राजस्थान का ये झालावाड़ जिला है, ये इसी कारण सर्वाधिक वर्षा के कारण चेरापूंजी कहलाता है। चेरापूंजी कहलाता है और औसत रूप से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है और सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में। राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। उसके बाद में जिलों में जो आती है वो 2 नंबर पे बांसवाड़ा पे होती है। दूसरी सर्वाधिक बरसात बांसवाड़ा में होती है। लेकिन स्थान में जब भी बात आती है तो माउंट आबू पे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए राजस्थान का चेरापूंजी माउंट आबू कहलाता है। चेरापूंजी माउंट आबू कहलाता है। लेकिन जब जिले की बात आ जाए तो चेरापूंजी या राजस्थान का मासिनराम कह दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में भारत में मेघालय की गारो खासी जयंतिया के अंदर मासिनराम में सर्वाधिक बरसात होती है, इसलिए इसे झालावाड़ को राजस्थान का मासिनराम कहा जाता है। इस प्रदेश के अंदर हाड़ाओं का शासन था, हाड़ा शासन था, इसलिए ये हाड़ौती का पठार कहलाता है। इसमें जो बोली बोली जाती है वो हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली बोली जाती है, इसलिए भी इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। ये चौहानों का साम्राज्य होने के कारण हाड़ा चौहानों का साम्राज्य कहलाया। हमने जब पढ़ा कि अरावली का निर्माण जो हुआ वो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन था और ये गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड का भाग था और हाड़ौती का पठार भी राजस्थान में गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। सर्वप्रथम अरावली बनी, उसके बाद में हाड़ौती का पठार बना, उसके बाद में पूर्व का मैदान बना, उसके बाद में उत्तर पश्चिम का मरुस्थल बना। तो इस प्रकार सर्वाधिक प्राचीन अरावली, दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन है वो हाड़ौती का पठार है, दक्षिण पूर्व का पठार है, तीसरे नंबर पे पूर्व का मैदान है और चौथा यानी सबसे नवीन स्थल पश्चिमी मरुस्थल है और सबसे प्राचीन स्थल अरावली का अरावली पर्वतमाला है और दूसरा प्राचीन राजस्थान का खंड है, उपखंड है और राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो दक्षिण पूर्व का पठार है। ये दक्षिण पूर्व का पठार है। दूसरा प्राचीन भूखंड है, दूसरा प्राचीन भूखंड है, लेकिन सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्रफल है। ये पूरे राजस्थान के 6.89% भाग पर फैला है और यहां जनसंख्या 10% है। 10% जनसंख्या है। जैसे अपन जब इस पश्चिमी मरुस्थल की बात करते हैं तो ये 61.11% भाग पर फैला है और यहां 40% जनसंख्या है। अरावली पूरे राजस्थान के जो है 9% भाग पर फैला है और 11% जनसंख्या रहती है और पूर्व का मैदान 23% भाग पर फैला है और 40% जनसंख्या रखती है, जबकि ये 6.89% भाग पर फैला है और 10% जनसंख्या रखता है। इसलिए ये सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्रफल वाला और न्यूनतम जनसंख्या वाला, समग्र जनसंख्या न्यूनतम है, न्यूनतम जनसंख्या वाला, न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक भाग है, न्यूनतम जनसंख्या वाला
भौतिक भाग है। कुल जनसंख्या का 10% केवल है यहां पाया जाता है। आर्द्र और अति आर्द्र वाला भाग है। ये भाग हाड़ौती का पठार, यहां दक्षिण पूर्व का पठार कह दें इसे, दक्षिण पूर्व का पठार एवरेज रूप में 500 मीटर समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। और भारत में समुद्र तल है वो चेन्नई के समुद्र तल से मापा जाता है, इसलिए ये समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचा उठा हुआ है। यहां जो मैंने बताया कि जो बरसात होती है ये आर्द्र और अति आर्द्र है, और बरसात है वो 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। अति आर्द्र भूमि वाला है ये एक प्रदेश है ना। इधर यदि अपन इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में मान लिया जाए तो इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मैंने पहले बताया कि चित्तौड़गढ़ से बेंगूसराय होती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है कि अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला यहां आपस में मिलती है और उनके बीच में एक फॉल्ट है, उस फॉल्ट को बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और इस ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को जहां विंध्याचल और अरावली मिलती है उसे संक्रांति प्रदेश कहते हैं। इसे राजस्थान का संक्रांति प्रदेश कहलाता है। संक्रांति प्रदेश क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर अरावली प्लस काली मिट्टी प्लस बलुआ पत्थर और बलुआ पत्थर वो भी विंध्याचल सेल, अरावली सेल और काली मर्दा का सेल है, ये संक्रांति प्रदेश है। यानी अरावली सेल समूह है और विंध्याचल सेल समूह है, दोनों आपस में मिक्स के रूप में पाए जाते हैं, मिश्रित पाए जाते हैं, इसलिए इसको संक्रांति प्रदेश कहलाए। यह राजस्थान का संक्रांति प्रदेश कहलाता है। और यहां जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो बेंगू, चित्तौड़गढ़, फिर ये कोटा के उत्तरी भाग, फिर ये बूंदी के सतुर भाग, ये सतुर भाग, और सतुर भाग बूंदी का 353 मीटर सबसे ऊंचा भाग है बूंदी का सबसे ऊंचा भाग है सतुर के बाद में सवाई माधोपुर के बाद में करौली, और करौली के अंदर सपोट्रा में स्पष्ट दिखता है, और फिर धौलपुर। इस प्रकार ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां दृष्टिगत होता है। यदि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात आ जाए तो इसके कारण ये सारी की सारी नदियां पूर्व की तरफ बहती है और बाकी नदियां वो पश्चिम की तरफ बहती है। इस ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बाद में सारी नदियां पूर्व की तरफ बहती है। वैसे इस मैदान का जो ढाल है वो दक्षिण से पूर्व या उत्तर पूर्व की तरफ है, दक्षिण से उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ है। इसलिए दक्षिण से या तो होती है उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ, क्योंकि बाद में उत्तर पूर्व की तरफ नदियां घुमावदार होकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इस प्रकार दक्षिण पूर्व पठार की हमारी विशेषता है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और सर्वाधिक नदियों वाला भाग है। ये राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और राजस्थान की सर्वाधिक नदियों वाला। देखो एक क्वेश्चन कंफ्यूज हमें कंफ्यूज ये करता है कि ये हमारे हाड़ौती के पठार की बात जब आ जाए, आपने स्क्रीनशॉट लेते रहना है। हाड़ौती के पठार की बात आ जाए तो सर्वाधिक नदियों वाला भाग है। नदियां क्या लैंग्वेज आती है? देखो नदियां सर्वाधिक बहती है, नदियां सर्वाधिक इस पठार पर बहती है। लेकिन जो उदयपुर संभाग है, इस उदयपुर संभाग से सर्वाधिक नदियां उद्गम होती है। उद्गम का पूछा जाए तो उदयपुर संभाग होती है, और बहने का पूछा जाए तो सर्वाधिक कोटा संभाग में बहती है। और कोटा संभाग में बहने के कारण ही यह हाड़ौती के पठार में बहती है, हाड़ौती के पठार में बहती है। ये इसकी विशेषता है। और सर्वाधिक वर्षा यहां होती है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला, और क्या विशेषता है? सर्वाधिक आर्द्र, क्योंकि झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्र जिला है,
झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्र जिला है, सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़। इस प्रकार सर्वाधिक आर्द्र। अब देखो इसको अध्ययन की दृष्टि से हम इसे दो भागों में बांटेंगे। कैसे कि यहां से हम जब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट निकालते हैं तो इस प्रकार यह दक्षिण पूर्व का पठार होता है। दक्षिण पूर्व के पठार को सवाई माधोपुर तक के ऊपरी जो भाग है इसे कहते हैं विंध्यन कगार। क्या कहते हैं? विंध्यन कगार। विंध्यन कगार। इन विंध्यन कगार का मुख है वो पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ है इनका मुख, और यहां एकदम कगार स्पष्ट दिखाई देता है, और वो भी चट्टान के कारण। कहां कहां दिखाई देता है? देखो विंध्यन कगार है वो कहां कहां स्थित है उसका वर्णन करते हैं। देखो इसको दो भागों में बांटते हैं हम। पूरा ही मिटा देता हूं, पूरा मिटा के दोबारा बनाता हूं। ये हमारा ये विंध्यन कगार है। इसमें आता है धौलपुर, धौलपुर। इसमें आता हमारा करौली, करौली। और इसमें आता हमारा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये क्या कहलाता है? ये विंध्यन कगार में आता है, विंध्यन कगार। और विंध्यन कगार की क्या विशेषता है कि बालू का पत्थर, बालू का पत्थर पाया जाता है, यानी सैंड स्टोन पाया जाता है। कैसा स्टोन पाया जाता है? सैंड स्टोन पाया जाता है, और वो भी कीमती विदेशों में निर्यात होता है। देखो जो धौलपुर में पाया जाता है वो लाल पत्थर पाया जाता है, लाल पत्थर पाया जाता है। करौली में जो पत्थर पाया जाता है वो गुलाबी पत्थर पाया जाता है, गुलाबी पत्थर पाया जाता है। सवाई माधोपुर में और बूंदी में ये सलेटी कलर का है, सवाई माधोपुर और बूंदी में ये सलेटी कलर का है। इधर हम जब भीलवाड़ा में आ जाएं तो भीलवाड़ा में क्या पाए जाते हैं? कातले, या उसे हम हमारी भाषा में कहते हैं पट्टियां, पट्टियां जो मकान बनाने में काम आती है, जिसे हम कहते हैं भीलवाड़ा पत्थर, भीलवाड़ा पत्थर। जब आप कहीं मकान बन रहा है और वहां जाओगे कि ये पत्थर कौन सा है, तो लोग आपको ज्यादातर भीलवाड़ा का पत्थर ही बताएंगे और ये कहेंगे कि ये भीलवाड़ा का पत्थर है। तो वो भीलवाड़ा पत्थर है, वो इस विंध्यन कगार की विशेषता है। विंध्यन कगार की सबसे सर्वाधिक विशेषता है कि करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में पाया जाता है। और धौलपुर में ये, करौली में, सवाई माधोपुर में बलुआ पत्थरों की अधिकता के कारण सबसे ज्यादा लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है वो धौलपुर में। करौली और धौलपुर के लाल बलुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण हुआ है, हमारे संसद भवन का निर्माण हुआ है। जगह जगह इस पत्थर को काम में लिया गया है। इस प्रकार पट्टी और कातले बिजोलिया के आसपास पाए जाते हैं। सलेटी बलुआ पत्थर बूंदी में पाया जाता है। तो ये इस पत्थर की विशेषता है और ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का एक हिस्सा है। फिर आता है दूसरा, हम अध्ययन के दृष्टि से पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार मूल रूप से देखो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ 4 जिलों में पाया जाता है। और वैसे कहा दिया जाए तो ये दक्षिण पूर्व का पठार इन 4 जिलों में मुख्य रूप से स्थित है। हाड़ौती के पठार के अंदर है, हम अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से जब पढ़ेंगे तो एक तो बूंदी की पहाड़ियां आती है और एक मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां आती है। तो इस प्रकार इसे दक्कन का पठार कहते हैं। हाड़ौती के पठार को दूसरी भाषा में हम कह दिया जाए तो दक्कन पठार कहलाता है, दक्कन पठार कहलाता है। यानी जब दक्षिण पूर्व के पठार को बांटने की बात आई तब इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि में हमने विभिन्न बालू का पत्थरों का अध्ययन किया और किस प्रकार धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली में यह पाई जाती है। इसके बाद में दूसरा जो स्थान आता है यह आता है दक्कन पठार। दक्कन पठार मैंने बताया कि यह मालवा के पठार का उपभाग है जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। हाड़ाओं का शासन के कारण इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है और हाड़ौत चौहानों का शासन था। इसे हम शाहबाद की उच्च भूमि, मुकुंदरा के पहाड़ियां, झालावाड़ का पठार, दक्कन का पठार आदि आदि भागों में बांट सकते हैं। इनकी भी एक विशेषता है जिसको हम पढ़ते हैं। देखो राजस्थान में झालावाड़ में सर्वाधिक बरसात होती है और झालावाड़ में सर्वाधिक बरसात होने के कारण कीपाकार पहाड़ियों का पाया जाना, कीपाकार पहाड़ियों का
पाया जाना, ये झालावाड़ की सबसे ज्यादा विशेषता है। और झालावाड़ में जो पहाड़ियां पाई जाती है, ये हमारा झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिले में इस प्रकार जो पहाड़ियां पाई जाती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ यूं पहाड़ियां, और इस पहाड़ियों को कहते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। ये प्रकृति प्रेमी हुए हैं मुकुंद सिंह, प्रकृति प्रेमी हुए हैं मुकुंद सिंह, उन मुकुंद सिंह के नाम पे इसे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। और मुकुंदरा नेशनल हिल जिसे कहा जाता है, वो ही मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां सर्वाधिक है वो कोटा में, और बाद में जो पड़ती है ये झालावाड़ में, झालावाड़ में ये सर्वाधिक कोटा में, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां सर्वाधिक कोटा में, सर्वाधिक कोटा में मिलती है। इसलिए राजस्थान में ये कीपाकार है। और यहां से जब बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है तो यहां से टकराती है, और यहां आकर के यहां अरब सागर की शाखा यहां आकर के ठहर जाती है। इसलिए राजस्थान में ये अति आर्द्र भूमि का क्षेत्र है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां में एक सबसे ऊंची चोटी भी है, जो हमने बूंदी की पहाड़ियों में जब हम पढ़ने जाएंगे तो बूंदी की पहाड़ियां यूं दोहरी कलर की है, ऐसे दोहरे भाग की है। और दोहरे भाग की होने के कारण बूंदी में सर्वाधिक ऊंची जो पहाड़ी है वो सतूर है, और सतूर है वो है 353 मीटर। ये बूंदी की सबसे ऊंची पहाड़ी है सतूर, सतूर बूंदी की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और ये 353 मीटर है, और ये दोहरी है, और ये लगभग उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ऐसे हैं, और दोहरी है, इसमें सबसे ज्यादा सतूर है। और ये टोटल 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर है। जब हम जयपुर की तरफ से आते हैं या अजमेर की तरफ से आते हैं तो इसमें 4 दरें हैं, और जो 4 दरें हैं वो प्रसिद्ध दरें हैं। एक दरा है रामगढ़ दरा, रामगढ़ दरा, यहां राजस्थान की एक घाटी के अंदर जो सुरंग बनाई गई है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे बूंदी की सुरंग कहते हैं। तो रामगढ़ दर्रा के बाद में सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है वो है लाखेरी दर्रा, ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा जो दर्रा है वो है जेतावास का दर्रा, तीसरा दर्रा है जेतावास का दर्रा, जेतावास का दर्रा। और जो चौथा दर्रा है वो है खटकड़ दर्रा, खटकड़ दर्रा। यह खटकड़ दर्रा बूंदी के पास स्थित है, और यह बूंदी के पास में ग्रेट माउंटी फोल्ट का हिस्सा है। तो इस प्रकार ये ग्रेट माउंटी फोल्ट का भाग बनता है। इसके अलावा झालावाड़ की सबसे ऊंची चोटी है वो चोटी है चांदखेड़ी की चोटी, चांदखेड़ी की चोटी जो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी है और 517 मीटर ऊंची है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चांदखेड़ी की चोटी सर्वाधिक झालावाड़ की सबसे ऊंची चोटी है और 517 मीटर है। हाड़ौती के पठार की यदि सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो चांदखेड़ी की चोटी है। टिप्पणी करना भी आता है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, तो हमने कह रहे हैं कि ये कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। इसके अलावा ये कीपाकार है और सर्वाधिक ये कोटा में पड़ती है। चांदखेड़ी की चोटी पे यदि टिप्पणी आ जाए तो यह हाड़ौती पठार की सबसे ऊंची चोटी है, मुकुंदवाड़ा के पहाड़ियों में स्थित है और 517 मीटर है। सतूर की चोटी का जब टिप्पणी पूछ ली जाए तो सतूर बूंदी के अंदर स्थित है और बूंदी की पहाड़ियों में जो 96 किलोमीटर लंबी है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां 120 किलोमीटर लंबी है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां 120 किलोमीटर लंबी है, जबकि बूंदी की पहाड़ियां 96 किलोमीटर लंबी है। इस प्रकार ये कीपाकार स्थिति में स्थित है। बूंदी की पहाड़ियों पर यह टिप्पणी आ जाए तो बूंदी की पहाड़ियां जो फैली है वो उत्तर पूर्व से कैसे फैली है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी इसकी दिशा ऐसे है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली है। और कितने किलोमीटर है, 96 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा एक विशेषता और है, ये जो यहाँ 12 पड़ता है, इस 12 में यहाँ शाहबाद और किशनगंज तहसील पड़ती है, शाहबाद और किशनगंज। इस शाहबाद क्षेत्र में एक भाग पड़ता है रामगढ़। इस रामगढ़ के पास में 12 के पास में रामगढ़, ऐसे तो झालावाड़ की भी गंग उच्चदार भूमि है, गंग डग गंगदार, सॉरी डग गंगदार, डग गंगदार। ये डग वही है जहां
प्राचीन मानव के शिलाश्रय पाया जाता है। जब मानव गुफा में रहता था, जब मानव पाषाण काल में जीता था, तब डग के अंदर है झालावाड़ की, डग की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में ऐसे खूब सारे शिलाश्रय मिलते हैं जहां मानव ने आश्रय ले रखा था। तो ये भी उसी पठार का हिस्सा है, मुकुंदवाड़ा की पठारियों में। और ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम फैली है, और ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ फैली है, और कीपाकार पहाड़ियां। तो इस प्रकार यहां जो शाहबाद उच्च भूमि के अंदर है एक गड्ढा बना हुआ है, और कहा जाता है कि वो शाहबाद उच्च भूमि के अंदर गड्ढा है जो एकदम ऐसे बिल्कुल गोलाकार पहाड़ी के रूप में, और ये तो प्लेट टेक्टोनिक का एक उदाहरण माना जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहां जो झील है वो उल्का पिंड के निर्माण से बनी है, उल्का पिंड के निर्माण से बनी है। तो इस प्रकार दक्षिण पूर्व का पठार हमने इसे 7 जिलों के माध्यम से अध्ययन किया, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और कुछ भाग है हमने रावतबाटा का, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा का दक्षिण पूर्व का, और ऊपरमाल का पठार जो हमने भैंसरोरगढ़ से बिजोलिया तक पढ़ा था, ऊपरमाल का पठार भी हाड़ौती का पठार का भाग है, कोटा का पठार भी हाड़ौती का पठार का भाग है, और झालावाड़ की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, कोटा की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, इसके अलावा विंध्यन कगार के अंदर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जो बालू का पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, अलग अलग पत्थरों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आपको यदि किसी चीज की अभी भी आपको संतुष्टि नहीं हुई है, और ये जो अस्पष्ट अदर प्रवाह वाला क्षेत्र है, संक्रांति प्रदेश है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ये आपको समझ में नहीं आए किसी भी हालात में, तो आप नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैं और किस अच्छे तरीके से इसे पढ़ा सकता हूं, और क्या सुधार किया जा सकता है। सुधार अपेक्षित है, और आपके विचार इस YouTube चैनल पर इनवाइट है। आपको मैं पीले चावल के माध्यम से निमंत्रण देना चाहूंगा कि निरंतर मैं क्या सुधार कर सकता हूं। ऐसे सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। अगला मेरा टॉपिक क्या हो ये भी आप लिख करके भेजेंगे, अगला टॉपिक किस पे पढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत।